हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। चलिए पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से ना? उम्मीद करते हैं पढ़ रहे होंगे, है ना? चलिए फिर स्टार्ट करें। आज होगा हमारा रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने गलती से लेक्चर नंबर 9 बोल दिया था, जो कि था आपका लेक्चर नंबर 6। ठीक है। अच्छा, लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या बात किया था? बेसिकली हमने बात किया था मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस का, और उसमें रिलेशनशिप निकाले थे मैग्निफिकेशन, इमेज डिस्टेंस एंड आपका फोकल लेंथ के बीच में। उसके बाद हमने क्या बात किया था? प्रिज्म के बारे में बात किया था, है ना? प्रिज्म बताया था आपको। अच्छा, उसमें आपको याद होगा तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकाले थे, जो कि लास्ट एक्सप्रेशन हमारा आया था कितना? म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 बाय साइन a बाई 2। ठीक है, जहां पे a क्या होता था? प्रिज्म एंगल होता था, डेल्टा मिनिमम मिनिमम डेविएशन शो करता था, ठीक है, और ये तो वही प्रिज्म एंगल। तो हमारा ये एक्सप्रेशन आया था, और ये कैसे लिया था? जब हमारा प्रिज्म कहां रखा गया? वो प्रिज्म हमारा एयर मीडियम में रखा गया हो, ठीक है ना? चलिए, अच्छा, ये किसी भी नॉर्मल प्रिज्म के लिए था, ठीक है। अगर हमारा प्रिज्म क्या हो जाए, अभी बात करें हम लोग, बात करेंगे थीन प्रिज्म के बारे में। अगर प्रिज्म थीन हो जाए, थीन प्रिज्म उसको बोलते हैं जिसका प्रिज्म एंगल लेस देन 10 डिग्री, मतलब आपको याद है तो मैंने लास्ट क्लास में कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी और ये इक्वेटर ट्रायंगल मैंने कहा था, इक्वेटर ट्रायंगल 60 डिग्री हुआ हमारा। उस समय प्रिज्म एंगल कितना आया था? 60 डिग्री। लेकिन हमारा अगर प्रिज्म कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है, ये एंगल क्या हो जाए? एबीसी है, ये एंगल मान लीजिए लेस देन 10 डिग्री हो जाए, तो इस टाइप का प्रिज्म हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे थीन प्रिज्म। बात समझ में आया आपको? इसको अपन बोलेंगे थीन प्रिज्म, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हमारे पास थीन प्रिज्म है और उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन? देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है, जैसे sin थीटा दिया है। अब sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा बन जाता है कब? जब थीटा टेंड करता है किधर? 0 की ओर। अगर थीटा हमारा बहुत छोटा होता है ना, उस समय sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा मान के जाता है ना? तो हमारे केस में अगर हमारा प्रिज्म एंगल बहुत छोटा हो जाए तो उसको हम लोग इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। क्या बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम लोग बोल रहे हैं कि एंगल जो ए है वो स्मॉल हो गया है, 10 to 0 नहीं हो सकते, जब ये स्मॉल हो जाए, ठीक है, थीटा क्या हो जाए? स्मॉल हो जाए, देन sin थीटा इक्वल टू थीटा बन जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़े, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि sin थीटा बन जाएगा, मतलब ये जो एंगल होगा sin के अंदर में वो सिर्फ एंगल, जैसे sin डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाय 2, हम लोग को सिर्फ क्या देगा? डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय 2, और sin a बाय 2 में क्या देगा? सिर्फ a बाय 2, क्योंकि हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो हमारा एंगल ए है बहुत छोटा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख सकते हैं फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंस एंगल ए इज स्मॉल, म्यू क्या बन जाएगा? म्यू बन जाएगा हमारा डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए बाय 2 बाय डेल्टा ए बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा दैट इंप्लाई म्यू इक्वल टू कितना बन जाएगा? डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाय एंगल ए। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? दैट इंप्लाई म्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा मिनिमम बाय एंगल ए प्लस ये दोनों डिवाइड कर डेल्टा मिनिमम बाय ए प्लस ए बाय ए बन के कट 1 हो जाएगा, ठीक है। दैट इंप्लाई, और आगे बढ़ क्या बन जाएगा? अगर हम लोग क्या करें, डेल्टा मिनिमम बाय ए को इधर रखते हैं,
ईस्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, डेल्टा मिनिमम बाय एंगल ए इक्वल टू जाएगा म्यू माइनस 1। दैट इंप्लाई क्या मिलेगा, डेल्टा मिनिमम कितना मिल जाएगा हम लोग को, डेल्टा मिनिमम हो जाएगा म्यू माइनस 1 इनटू एंगल। ये है आपका डेविएशन का फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म। यहाँ पे उस समय हम लोग देखे थे एक डेविएशन का फॉर्मूला आया था हमारा आई प्लस ई माइनस ए, कुछ ऐसा ही आया था ना रिजल्ट हमारा, आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, ये डेविएशन जो हमारा था वो इस केस में था जब हम लोग लास्ट लेक्चर में बताया आपको डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, और ये किसी भी प्रिज्म के लिए था, नॉर्मल प्रिज्म के लिए, ए थीन प्रिज्म के लिए डेल्टा मिनिमम इक्वल टू कितना आएगा, म्यू माइनस 1 इनटू ए आएगा। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आई हुआ करता था, यहाँ आई नहीं है, मतलब इंसिडेंट एंगल का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं। तो यहाँ से आप क्या एक अनुमान लगा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं एक्चुअली में, यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो इंसिडेंट एंगल होता था इस पे, ये आई होता था, डेल्टा मिनिमम हमारा इस केस के लिए थिन प्रिज्म के लिए ये इंडिपेंडेंट है आई, मतलब आई कितना भी रखिए हमारा डेल्टा मिनिमम इतना ही आएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिर्फ किस पे, एंगल ऑफ प्रिज्म पे। एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब कि 7 डिग्री पे होगा तो कितना होगा, 9 डिग्री पे होगा तो 3 डिग्री पे होगा तो कितना होगा, वो वैरी करेगा। और साथ में मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा डेल्टा मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। ठीक है, समझ में आ रहा है। थिन प्रिज्म का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा, म्यू माइनस 1 इनटू ए पे डिपेंड करेगा। म्यू मतलब हो गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू और ए हो गया उसका प्रिज्म एंगल का वैल्यू। ठीक है, इन दोनों पैरामीटर पे वैल्यू करेगा डेल्टा मिनिमम। चलिए, तो थिन प्रिज्म का केस आपको क्लियर हो गया, याद रख लेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। और ये कहां से आया, यहां से ये कुछ एजेंशन लगाकर आया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा डिस्पर्सन। ये थोड़ा पढ़े होंगे आप लोग, 10th क्लास में आपके होगा डिस्पर्सन। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा ठीक है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास कुछ एक प्रिज्म है ABC नाम का, ABC इसका बेस है, प्रिज्म का बेस है, जिसमें पार्टिकुलर कलर हम लास्ट जो एग्जाम कर रहे थे ना, तो उसमें मैंने ना पार्टिकुलर किसी कलर को इंसिडेंट लाया था, मैंने आइदर रेड या फिर येलो या फिर ब्लू, है ना, ऐसे कलर हम लोग उस समय इंसिडेंट कराए थे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। अगर हमारा व्हाइट लाइट अगर हम इंसिडेंट कराते हैं ना इस सरफेस पे, इसको मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, एन, इसको एन डैश बोल देते हैं। इस पे अगर हम क्या करें, एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराएंगे, उस समय क्या होगा, व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट कराएंगे तो व्हाइट लाइट आप जानते हैं टोटल 7 कलर होते हैं, विजिबल होते हैं। ठीक है, समझ में, जो व्हाइट लाइट हमारे पास होता है उसमें 7 कलर होते हैं। अब 7 कलर कौन कौन होता है, विब्रियो, ये आप जानते होंगे पहले से, जो रेनबो में कलर बनता है विब्रियो, इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, व्हाइट कलर बनाते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपको व्हाइट कलर देता है। बट आप व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म पे गिराते हैं ना, तो वो क्या करता है, डिपेंडिंग, अच्छा ये सब वेवलेंथ वेरी करता है, क्योंकि आपको पता है मीडियम चैनल से वेवलेंथ वेरी करता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे वेवलेंथ किसका ज्यादा आता है, ऐसे इंक्रीज करता है। रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे कम वायलेट का, इंडिगो का, फिर उससे ज्यादा उसका, इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है, मैंने ऐसे लिया वेवलेंथ, एरो लिखा दिया, मतलब सबसे ज्यादा रेड का होता है, उसके बाद सबसे कम वायलेट का होता है। तो डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ
ये यहाँ से क्या होता है, अलग अलग पाथ फॉलो कर देता है और अलग अलग डेविएशन होता है उसका। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे आपको यहाँ से क्या होगा, सबसे ऊपर एक लाइट यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, यहाँ से ऐसे डिलीट करेगा, एक लाइट यहाँ से ऐसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा। सबसे लास्ट में आपको क्या दिखाई देगा, ऐसे होता है VIBGYOR। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है वो रेड है और सबसे नीचे दिख रहा है वो वायलेट है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब क्या होता है, एक लाइट व्हाइट लाइट हम लोग प्रिज्म पे गिराते हैं तो उसके वेवलेंथ के हिसाब से वो वहां से डेविएट करता है। ठीक है, मतलब यहां से अगर डेविएशन है अगर बात करेंगे तो अगर आप इसको एक्सटेंड करिए आगे तक, इसको एक्सटेंड कीजिए आगे तक और ये सबको पीछे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ है, सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ है डेल्टा वायलेट का, सबसे कम डेविएशन हुआ है किसका, डेल्टा रेड का। ठीक है, तो अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से वो डेविएट करता है वहां से। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, हम बोल सकते हैं एक तरीके से, इसको ऐसे भी देखेंगे और एक तरीके से देखेंगे इसको। जैसे डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू आप जानते हैं, सपोज हम लोग थिन फिजिक्स ले लेते हैं समझने के लिए, तो डेल्टा म्यू माइनस 1 इंटू ए आता है प्रिज्म एंगल। मैं समझाने के लिए थिन प्रिज्म का एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, उसमें हम लोग स्टूडेंट मान लीजिए थिन प्रिज्म स्टूडेंट चल रहा है, व्हाइट लाइट उसमें गिराया गया है। ठीक है, ये इसका इंसिडेंट एंगल है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग डेविएशन होता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो कम डेविएट करता है अपने रास्ते में, जिसका वेवलेंथ कम है वो इस प्रिज्म से अगर पास करता है तो ज्यादा डेविएट करता है। अगर इसका प्रिज्म मान लेते हैं म्यू है, ठीक है, ग्लास का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो एक चीज और देखेंगे यहां से पता चलेगा कि अलग अलग कलर के लिए ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना वेरी कर जाता है, अलग अलग आता है। जैसे डेल्टा, अगर मैं रेड का बात करूं, डेल्टा रेड ये आ जाएगा म्यू रेड -1 और यहां से डेल्टा वायलेट की टाइम निकालेगा म्यू वायलेट -1। ये तो खैर सेम है, दोनों के लिए प्रिज्म एंगल सेम है, समझ रहे बात। ठीक है, तो यहां से हम जानते हैं कि डेल्टा आर कम डेविएट का डेल्टा, यहां से आप बोल सकते हैं डेल्टा आर इज लेस देन डेल्टा। तो यहां से और लिख सकते हैं क्या चीज बोलिए, म्यू आर -1 इनटू ए इज लेस देन म्यू भी -1 इनटू ए। यहां से और क्या कर सकते हैं, म्यू आर इनटू ए माइनस ए मल्टीप्लाई कर दिया आंसर लेकर के, म्यू बी इनटू ए माइनस ए से ए कट गया, ए से कट गया। यहां से बोल सकते हैं म्यू आर इज लेस देन म्यू, मतलब सबसे ज्यादा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल का किसके लिए शो कर रहा हो, वायलेट के लिए। अलग अलग मटेरियल अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू वेरी कर जाता है, चेंज कर जाता है। ठीक है, रेड के लिए कुछ अलग होगा, ऑरेंज के लिए कुछ अलग, येलो के लिए कुछ अलग, ग्रीन के लिए कुछ अलग। यहां से आप एक उसका पैटर्न बना सकते हैं। आप जान गए हैं कि म्यू आर सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहां से ऐसे लिख देते हैं म्यू आर सबसे कम, ना उल्टा लिख देते हैं, चलिए म्यू आर सबसे कम, उससे ज्यादा म्यू ओ होगा, उससे ज्यादा म्यू आई होगा, उससे ज्यादा म्यू जी होगा, उससे ज्यादा म्यू बी होगा, उससे ज्यादा म्यू आई होगा, उससे ज्यादा म्यू, सबसे ज्यादा म्यू बी होगा और सबसे कम रेड होगा, उसी के बीच में ये सब आएंगे। ठीक है, जैसे वेवलेंथ में सबसे ज्यादा वेवलेंथ लिखा है वायलेट सबसे कम। ठीक है, उसका दिन देखो लैम्डा, लैम्डा बी से ज्यादा, लैम्डा जी सॉरी डेल्टा लिखा है, लैम्डा जी से ज्यादा, लैम्डा वाई से ज्यादा, लैम्डा ओ से ज्यादा, लैम्डा आर सबसे ज्यादा। ये वेवलेंथ का हो गया पैटर्न। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड लाइट का होता है और सबसे और
रिफ्रैक्टिव की बात किया जाए, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव वही कहा जाता है कलर के हिसाब से, ठीक है। और इसी व्हाइट लाइट के सेवन कलर में टूटने के फेनोमेना को हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा डेफिनेशन आप देख सकते हैं इसको कि डिस्पर्सन इज डिफाइंड एज व्हेन अ व्हाइट लाइट falls on a prism or incidence on a prism, it splits into 7 constituent color and या फिर splits into 7 constituent color and this phenomena is known as dispersion, ठीक है। उसके बाद आप इस चीज को ड्रॉ करके दिखा देंगे और ये बात मेंशन कर देंगे डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आपको वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा दिखेगा, रेड सबसे कम डेविएट करता है क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए डिस्पर्सन क्या समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लेंसेज इन कांटेक्ट। एक्चुअली में थिन लेंसेज इन कांटेक्ट होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए अगर लेंस दिया करता था जैसे कॉन्वेक्स लेंस, मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ f1 दिया होता था और ये सेंटर होता था, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास करती थी। अगर यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखते थे O, तो इसका कुछ इमेज कहीं यहाँ से पास करता था, कहीं यहाँ बनता, ठीक है, O डैश, है ना जी, समझ में आ रहा है। अच्छा, या फिर आप एक काम करेंगे, आप जो पढ़े उसी का लेते एग्जांपल, सपोज ऐसा इसका फोकल लेंथ f1 दिया है, थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, चलिए ठीक है मान लेते हैं। अब हमारा मान लेते हैं एक का ये कुछ है, जैसे ये f2 हो गया, f1 मान लेते हैं डाल के। और यहाँ पर अगर आप रखते थे ऑब्जेक्ट ए बी, तो उसका इमेज क्या बनता था, उसका इमेज ये पीछे बनता था, याद है, एक्सटेंड करेंगे पीछे तो यहाँ आ गया ए डैश बी डैश। मुझे बस इतना ही बताना है कि इस लेंस के लिए होना क्या होता है 1/b, अगर इसको मान लेता हूँ u और ये हमारा मान लेते हैं v है और ये हमारा f1 है, ठीक है, डिस्टेंस 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f आता था, ठीक है। ऐसे ही एक और आपके पास कन्वेक्स लेंस दिया है, उसका f2 है, तो उसका इमेज, अच्छा इसको मैं 1 ले लेता हूँ, ये f1 हो गया, ठीक है। इसका अगर फोकल लेंथ f2 है तो फोकल लेंथ वेरी करने से क्या होता है, कन्वर्जिंग जो उसका दिखाता है कितना जल्दी कन्वर्ज कर पा रहा है, ठीक है। इसका डिपेंड करेगा f1 लेस देन f2 है ना f1 ग्रेटर देन f2 है, ठीक है। तो उस पे अब डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा कन्वर्जिंग कौन ज्यादा कन्वर्जिंग नहीं, ठीक है। तो फोकल लेंथ जिसका ज्यादा है वो कम कन्वर्जिंग, उसको थोड़ा आराम से बेंड कर लेगा। जिसका फोकल लेंथ कम है, आप समझ पा रहे हैं ना बात, फोकल लेंथ क्या डिसाइड करता है कि पैरेलल रे आती है ना, ऐसे पैरेलल रे आती है और जो जल्दी कन्वर्ज कर देंगे इसका फोकल लेंथ कम होगा क्योंकि पैरेलल रे जहां से पास करती है उसको फोकस से पास करती है। इसका फोकल लेंथ अगर ऐसा है और एक लेंस आपके पास नीचे में मान लेते हैं ऐसा कुछ और वो बेंड कर रही है कुछ ऐसे, तो इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, तो ये कम कन्वर्जिंग है, ये ज्यादा कन्वर्जिंग है, ये देखो तुरंत बेंड कर दिया, ठीक है। तो अलग अलग फोकल लेंथ से अलग अलग सेम ऑब्जेक्ट का अलग अलग पोजीशन बनेगा, ठीक है। यही आप अगर मान लीजिए यू पे रखते हैं उसका भी कहीं कुछ अलग बनेगा, f2 अलग होगा, ठीक है। बट इतना समझिए आपके पास एक लेंस है जिसका f1 फोकल लेंथ है, आपके पास एक ऐसा लेंस है जो उसका फोकल लेंथ f2 है, उसका इमेज कहीं अलग बनेगा, ठीक है। तो लेंस इन कांटेक्ट से क्या फायदा होता है ना, जैसे आपके पास एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ f1 है, तो आपके लिए ये f1 हमेशा माने कि जो भी लाइट आएगी ये f1 से ही पास करेगी, ठीक है। या फिर आपके पास एक लेंस है f2 लेंस, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लेंस है जो एक का 3 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया है और एक का मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, लेकिन आपको कहीं बीच में आपको चाहिए फोकल लेंथ, मतलब कि 4
और आपके पास लेंस दो ही बचा है, यही दो लेंस है, उस केस में ठीक है, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ चाहिए, जैसे 3 है 4 है, ठीक है, 3 है सॉरी 3 एंड 5 फोकल लेंथ आपके पास है, और आपको कुछ अलग चाहिए, 1 चाहिए या फिर कुछ अलग चाहिए, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करा देते हैं, ठीक है। उस केस में जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, आपके पास एक 5 ओम का रजिस्टर है, एक 10 ओम का रजिस्टर है, और आपको चाहिए कि नहीं, आपको चाहिए 2 ओम का रजिस्टर, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसा आपने जिसमें कॉम्बिनेशन से हम लोग को कुछ मिल जाए। आप 5 ओम के रजिस्टर को 5 ओम सर्किट में लगा सकते हैं, या फिर जहां जरूरत है 5 ओम का, या 10 ओम का जहां जरूरत है वहीं 10 ओम लगा सकते हैं, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन अगर कुछ कर दे, उसको सीरीज में जोड़ते हैं या फिर पैरेलल में जोड़ते हैं, उसका कुछ अगर वैल्यू हम लोग को डिफरेंट मिल जाए, तो क्या हम लोग का जो पार्टिकुलर, जैसे आप जानते हैं एक 5 ओम का होगा और एक 10 ओम का होगा सॉरी रजिस्टर, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5 × 10 / 15, 5 10 / 3, 3.3 ओम, ठीक है 3.3 ओम, तो आपको 3.3 ओम का एक कॉम्बिनेशन करके 3.3 ओम भी पा गए, तो आपको अलग से 3.3 ओम का रेजिस्टेंस नहीं बनाना पड़ेगा। तो उसी चीज को समझते हो आप, यहाँ समझिए आपका से एक 3 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, आपका से एक 5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, आपको कुछ अलग एक कॉम्बिनेशन चाहिए, इसके कॉम्बिनेशन से आपका काम बन जाता है, तो आपको उस पार्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, पार्टिकुलर उस फोकल लेंथ का आपको लेंस नहीं मिलने से आप इसका कॉम्बिनेशन से काम चला लेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम लोग का कॉम्बिनेशन करा करके इसको यूज किया जाता है। तो जैसे अब यहाँ पे इसका अगर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हैं, एक फोकल यहाँ पे है, F1 है, F2 है, यहाँ पे इसका रखेंगे तो इसका कुछ अलग जगह बनेगा, इसका कुछ, क्योंकि इसका फोकल लेंथ सपोज ज्यादा है, इसका कुछ ज्यादा इधर बनेगा, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं ना कि ये जो AB का जो AB1 है और ये B2 है, तो ये दोनों अलग अलग जगह पर होंगे। अगर मैं मानता हूं ये U ही है, दोनों को U जगह ये मैं फिक्स कर दिया हूं, ऑप्टिकल सेंटर से एग्जैक्ट डिस्टेंस रखा हूं जस्ट पहले, है ना। तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि अलग अलग फोकल लेंथ फिर अलग अलग इमेज डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, इतना समझ में आता है ना, ठीक है। उसके बाद अगर कंबाइन करेंगे तो कंबाइन का इसका फोकल लेंथ F1 था, इसका F2 था, तो ये कंबाइन का ही फोकल लेंथ आता है, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन का एक फोकल लेंथ आएगा और उसी को यहाँ पे पढ़ लिया जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए बात करते हैं, इसको कांटेक्ट बनाते हैं, अभी तो मैं दूर दूर देख रख के सिखाता, ठीक है, अभी इन दोनों को कांटेक्ट बनाते हैं। अब खैर हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, थिन लेंसेज ही दिया जाता है, तो हम लोग अच्छा जरूरी कि कन्वेक्स कन्वेक्स हो, कन्वेक्स कनकेव भी हो सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, आपके जरूरत के हिसाब से आपके पास अगर अलग अलग लेंस है तो उसका कॉम्बिनेशन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, इतना आप समझ जाइए, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपके लिए एक कॉन्वेक्स ले लेते हैं, आपके नोट्स पे भी यही है, एक कॉन्वेक्स ले लेते हैं, इसका ऑप्टिकल सेंटर अच्छा थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है चलिए फिर कोई बात नहीं। और एक हम क्या ले लेते हैं, सपोज इसी में एकदम टच करके जा रहा है, ज्यादा दूर नहीं है, एक कॉन्केव ले लेते हैं, ठीक है, एक कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्केव हो गया। अब इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, लेकिन जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसका ऑप्टिकल सेंटर इन दोनों के बीच में भी लाई करता है, तो लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो यहीं से पास करेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से, ठीक है। इसका फोकल लेंथ मान लेता हूँ कितना है, F1 है, इसका फोकल लेंथ मान लेता हूँ कितना है, F2 है, समझ में आया। और आप फोकल लेंथ के वैल्यू को F1 F2 को विद साइन रखेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स का हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, मोस्ट आपको 95% केसेस में पॉजिटिव आता है और कॉन्केव के लिए नेगेटिव आता है, ठीक है, तो आप इसके लिए पॉजिटिव रखेंगे। अच्छा इसमें अगर हम लोग का, और ये चूंकि बहुत थिन है, ये जो आपको जो गैप दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, आपको मतलब दो ही सर्किट दिखेगा, एक ए सर्किट दिखेगा और एक ए सर्किट दिखेगा, मतलब समझ रहे हैं ना। आप जैसे ऐसा बड़ा लेंस लेते हैं तो एक सर्किट ए S1 सर्किट ए S2 सर्किट होता था, इसमें अगर दोनों कंबाइन कर दिया गया तो ये जो सर्किट आपको दिख रहा है ना वो नहीं काम, आपको लगेगा कि वो है ही नहीं, मतलब कुछ इस तरीके से ही रहेगा, समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से एक सर्किट S1 दिखेगा और एक सर्किट S2 दिखेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये बीच का हम लोग चूंकि बहुत थिन है बोल के इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे
देखा जाए अगर ओरिजिनली देखा जाए तो वो नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन थीम केसेस के लिए वो नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे लिए मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कुछ सिचुएशन है, यहाँ पे हमारा मान लेते हैं एक रखा गया है, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया सपोज, ठीक है। तो इसका ओ मान लेते हैं, इसका हमारा इमेज कुछ ऐसा बने, एक रे जाएगा सीधा 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 निकल जाएगा, और एक रे क्या होगा यहाँ से ऐसे जाएगा, और इसका एक इस क्या होता है इस सरफेस का सेंट्रल पोजीशन यहाँ से होगा, तो उसका एक नॉर्मल यहाँ से पास करेगा, उसका नॉर्मल यहाँ से पास करेगा, ठीक है। समझ रहे बात? अरे ये चीज हम लोग किए थे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस में, ये चीज कांसेप्ट यूज किया गया है। सॉरी इसमें भी सेकंड में हम लोग इसमें यूज किए थे लेंस का फॉर्मूला में, लेंस का फॉर्मूला में इसको दिखाया गया इस तरीके से। अब ये रे यहाँ से गया, ये मान लेते हैं एक मीडियम है, एक दूसरा मीडियम है, तीसरा मीडियम है, 1 2 1, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं इस केस में ये म्यू 1 हो गया, ये म्यू 1 हो गया, इसको म्यू 2 बोल देते हैं, फिर अगर ये म्यू 1 हो गया, सपोज म्यू 1 ग्रेटर देन सॉरी म्यू 1 लेस देन म्यू 2 है, इस केस में क्या होगा, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, क्योंकि जब रेयर से रेयर हो गया डेंसर हो गया, रेयर से डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है। नॉर्मल हमारा किधर, ये वाला नॉर्मल इधर बेंड जाएगा थोड़ा सा, तो मान लेते हैं कुछ इस तरीके से बेंड हो गया। अब इसका इमेज कहाँ पर दिखाई देगा, इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ओडेस कहाँ मिला, यहाँ मिला, ये हमारा था, मान लेते हैं क्या u, ये हमारा मान लेते हैं v1 हो गया, फर्स्ट सरफेस से बना गया हमारा क्या होता है, और ये ऑप्टिकल सेंटर O1 है, ये O2 है, तो O1 और O2 का बीच में कहीं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं, इसका मैं इस सरफेस के लिए यहीं पे कहीं ऑप्टिकल सेंटर वहीं से मेजरमेंट होगा था चीज का, ठीक है। तो ये u1 ये u था, उसके करस्पॉन्डिंग ये v1 मिला, फर्स्ट सरफेस के करस्पॉन्डिंग इमेज बना, ठीक है। और सेकंडली क्या होगा, अब ये हमारा सेकंड सरफेस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। ये हमारा कैसे काम करेगा, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये आगे तक जाएगा क्योंकि ये थी तो इसमें से क्रॉस कर जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा किसके लिए, सेकंड सरफेस के लिए, इसका इमेज कहां बनेगा, इसका इमेज भी यहां पे देखिए, इसका नॉर्मल कहां ड्रॉ होगा, ऐसा है ना, ऐसा, तो इसका इधर कहीं होगा, तो ऐसा मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसका यहाँ पे C2 इस सेकंड सरफेस का सेंटर पर चला है, तो उसका नॉर्मल डेंसर से चला जाता है, तो अवयव नॉर्मल हो जाता है, अवयव नॉर्मल मतलब कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। नॉर्मल से दूर जाएगा ना, ठीक है, पास नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना डेंसर से चला जाता है तो अवयव नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल हमारा ये है, ठीक है। जाता है एक्चुअली ऐसे, तो टुवर्ड्स नहीं, थोड़ा दूर भागेगा, अगर ये नहीं होता तो ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे है एक प्रोजेक्ट, ये थोड़ा अवयव नॉर्मल हो, तो इसको अगर आप बैक करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ज़्यादा, आप इसको अगर बैक करेंगे तो आपकी इमेज कहाँ पर दिखाई देगा, ये रहा O डबल डैश, ये आपका हो गया V2 सेकंड सरफेस के लिए इमेज, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तो अगर हम लोग इसको अलग अलग देखा जाए, लेंस 1 के लिए लेंस 2 के लिए अलग अलग देखा जाए, तो लेंस 1 से सरफेस से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, जो हमारा यूज होगा फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, इसको यूज करते हुए हम लोग दो सरफेस पे दोनों अलग अलग लेंस के लिए लगाएंगे। जैसे लेंस 1 के लिए, लेंस 1 के लिए आप लगाएंगे, जब लेंस L1 के लिए आप जब लगाएंगे, जिसका फोकल लेंथ f1 है, तो उसका क्या लगेगा 1/v, v की जगह क्या होगा v1 - 1/u = 1/f1 बनेगा। लेंस 1 के लिए इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको समझ रहे हैं। सिमिलरली लेंस L2 के लिए क्या बन जाएगा 1/v, v इसका कौन सा होगा, सरफेस 2 के लिए हमारा इमेज क्या होगा, यहाँ पे 1/v2 - 1/u, इसके लिए सेकंड सरफेस से ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये बन जाएगा 1/v1 = 1/f2, इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से देखिए, ध्यान दीजिए, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हमें 1/v1 - 1/u
इक्वल टू 1/f1, इसको ऐड कर देते हैं दोनों, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देते हैं, प्लस 1/v2 माइनस 1/v1 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहां से ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बनेगा 1/v2 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दीजिए। अब देखिए, अब कॉम्बिनेशन को एक साथ बात कीजिए। आप ऑब्जेक्ट रखे थे कहां पे, यहां पे ऑब्जेक्ट u पे ऑब्जेक्ट, फाइनली कहां मुझे इमेज बना v2 पे। तो इसके लिए इमेज फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, लेंस फॉर्मूला इसके लिए क्या लिखा है, 1/v2 माइनस 1/u इक्वल टू 1 बाय कैपिटल F लिख लीजिए। इसका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है, ये हमारा 1/v2 माइनस 1/u इक्वल टू 1 बाय किसके लिए आया, ये पूरा अगर लेंस हमारा एक साथ लेकर फिर किया जाए, अलग अलग नहीं लेकर के, तो हमारा इसका ऑब्जेक्ट यहां पे था, इमेज यहां बना, तो इसका कुछ फोकल लेंथ कंबाइंड इक्विवेलेंट कुछ फोकल लेंथ होगा, उसको मैंने 1 बाय कैपिटल F बोल दिया। तो यहां से इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलता हूं, तो 3 और 4 को कंपेयर करेंगे आप, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, क्या मिलेगा आपको, देखिए तो ये दोनों साइड एलएचएस प्लेसेस सेम लग रहा है। यहां से क्या मिलेगा, 1 बाय कैपिटल F इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। ये है आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर थिन कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। ये कॉम्बिनेशन ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, F इक्विवेलेंट हो सकते हैं, इसको तो कैपिटल F लिख देते हैं इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। ऐसे और भी सारे मान लीजिए लेंस आप सपोज कांटेक्ट में रखे हैं, उसका कॉम्बिनेशन निकालना चाहते हैं फोकल लेंथ का, तो उसको क्या लेगा 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। अब एक और लेंस है 3, उसका फोकल लेंथ 3 है, तो उस पे प्लस 1 बाय f3, ऐसे n नंबर होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा कितना, 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 प्लस 1 बाय f3 प्लस डॉट डॉट 1 बाय fn, ऐसे n नंबर तक चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आया कॉम्बिनेशन का, ऐसे निकालते हैं कॉम्बिनेशन हम। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेंसेज का कांसेप्ट हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए, अब जब आपको आप दो लेंस अभी कांटेक्ट में रखे हैं, उनका f1 f2 फोकल लेंथ था, उनका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना आया, 1 बाय कैपिटल F आया। ठीक है, जो सॉल्व करेंगे तो आप जैसे पैरेलल कनेक्शन रजिस्टर होता है वैसे कुछ इसका सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसका अब अच्छा एक चीज है यहाँ पे, जो f1 f2 f3 डॉट डॉट fn, ये सभी क्या रखेंगे, विद साइन रखेंगे। ठीक है, साइन अगर कन्वेक्स होगा तो प्लस, कॉन्केव होगा तो माइनस करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ का वैल्यू देगा। ठीक है ना। अब आपको जब कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ मिल गया है, तो आपको उसका पावर भी पता चल जाएगा। आप जानते हैं पावर इक्वल टू क्या जानते हैं, आपको पता है P इक्वल टू होता है 1 बाय f, और यहाँ पे व्हेन f इज इन मीटर, f किसमें मीटर में, अब P इक्वल होता है 100 बाय f व्हेन f इज इन सेंटीमीटर। ठीक है, खैर हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। मान लेते हैं सब मीटर में दिया होगा कहीं आपको, अगर मीटर में सेंटीमीटर दिया हो तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया फॉर्मूला मीटर के लिए। अब जब कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ आपको मिल रहा है, तो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ पावर मिलेगा, P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय कैपिटल F बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इसका पावर कितना आएगा, P1 कितना आ जाएगा 1 बाय f1, P2 कितना आ जाएगा 1 बाय f2, तो P इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 बाय कैपिटल F। यहां से P इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस और n नंबर होगा तो डॉट डॉट Pn। फिर से पावर के केस में भी हम लोग देखेंगे कि कन्वेक्शन है कॉन्केव है, उसके हिसाब से हम लोग वहां पे उसका डायरेक्ट करके डालेंगे, और कॉन्केव लेंस होगा तो उसका नेगेटिव पावर होता है और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव पावर होता है, तो उसको देखते हुए आपको वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये है टोटल कहानी कॉम्बिनेशन का। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का टोटल कहानी ये है कि जब अलग अलग आपको डिफरेंट लेंस दिया होगा और उसका फोकल अलग होगा, तो उसका जो हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो कांसेप्ट आएगा वो कितना होगा, वो उसको ऐसे ऐड करेंगे 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2, और n नंबर होगा तो और आगे तक चलते जाएंगे। ठीक है, और आपको जब इक्विवेलेंट फोकल मिल रहा है तो इक्विवेलेंट पावर भी मिलेगा, तो इस तरीके से इक्विवेलेंट पावर भी
आपको निकालना है। ठीक है, ये है आज की टोटल कहानी। ठीक है, 3 लेंसेज से कांटेक्ट, डिस्पर्सन, ये सब के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर है ना? चलिए फिर आगे हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो आएगा वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसमें हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सब के ऊपर बात करेंगे। चलिए आज के लेक्चर उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।